नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हमने आपसे बोला था दोस्तों कि मैं शाम को यूटिलाइजेशन का मैं पार्ट हीटिंग एंड वेल्डिंग का लेकर आ रहा हूँ। जैसे अभी मैंने 4 से 5 घंटा पहले मैंने सेशन स्टार्ट किया था ऑनलाइनर का दोस्तों। मैंने यूटिलाइजेशन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे। तो सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पर दोस्त नए हों, पहली बार देख रहे हों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली है और जो भी मैंने इससे पहले अपने चैनल पे मैंने जो भी वीडियो डाली है, उस वीडियो को जाकर देखें, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस होने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ये चीज़, देखिए मैंने एक पास इसको कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि SSC JEE 2020 हीटिंग एंड वेल्डिंग का सबसे यूटिलाइजेशन का हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर करके एक पास रखा है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे बहुत कंफ्यूज करता है, कभी कभी एग्ज़ाम में दे देता है कि कौन सा एलिमेंट्स जो हमारा होता है, तत्व जो हमारा होता है, कौन सा कलर देता है। ठीक है, तो इसको याद रखना बहुत ही दिक्कत करता है, इधर उधर लिखा रहता है। तो हमने एक पास लिख दिया दोस्तों, जो जिससे कि आसानी होगी आपको याद करने में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। दिया हमारा है कि कैल्शियम टंगस्टेन, मतलब फ्लोरेसेंट मटेरियल है ये, एक तरीके का देख रहे हैं यहाँ पे। और ये रंग कैसा रंग देता है, ठीक है। तो कैल्शियम टंगस्टेन जो हमारा होता है वो कैसा रंग देता है दोस्तों, तो ये हमारा देता है नीला रंग। ठीक है, मैग्नीशियम टंगस्टेन कैसा रंग देता है हमारा, नीला सफ़ेद। ठीक है, जिंक सिलिकेट कैसा रंग देता है, हरा। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, जिंक सिलिकेट फ्लोरेसेंट जो पदार्थ होता है उसका रंग कैसा होता है, हरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैडमियम बोरेट का रंग कैसा होता है, गुलाबी। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। नियॉन का कैसा होता है हमारा, नियॉन का जो हमारा नियॉन लैम्प को हम कोल्ड कैथोड के नाम से भी जानते हैं। ये एडवर्टाइजिंग में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो नियॉन जो हमारा फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है उसका रंग कैसा होता है दोस्तों, तो उसका रंग होता है हमारा गुलाबी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा या कहीं कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या है अगला। तो एक क्वेश्चन ऊपर से आएगा जो हमने लिखा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आपने भी अगर पेपर आप सेट लगा रहे होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इस चीज़ों को एक पास कर दिया है ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, लाइटिंग सिस्टम पहला में, दूसरा में स्पेसिफिकेशन, तीसरा में यूजेस। ठीक है, तो लाइटिंग सिस्टम बेसिकली हमारी 4 तरीके की होती हैं। जैसे पहला हमारा क्या दिया यहाँ पे, डायरेक्ट लाइटिंग, सेमी इनडायरेक्ट, उसके बाद इनडायरेक्ट और सेमी इनडायरेक्ट, मतलब दोनों का होता है। ठीक है ना, यानी डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम, एक सेमी डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। ठीक है, एक इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम और एक सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। ठीक है, तो डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम में क्या होता है हमारा कि 90% जो हमारा लाइट होता है ना वो ऊपर जाता है और 10% लाइट हमारा क्या होता है, नीचे आता है। ठीक है ना, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, 90% प्रकाश हमारा ऊपर जाता है और 10% प्रकाश हमारा नीचे जाता है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, हम लोग करते हैं घर एवं औद्योगिक इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम जो हमारी होती है, इसमें क्या होता है, 60 से 90% जो लाइट होती है हमारी कहाँ होती जाती है, ये हमारी जाती है नीचे की ओर जाती है। ठीक है ना, ये अधिक ऊंचाई वाले कक्ष क्षेत्रों में किया जाता है। मतलब जो बहुत बड़े बड़े हॉल होते हैं ना, तो जैसे कि सिनेमा हॉल नहीं, लेकिन बहुत ऊंचाई वाले जो कक्ष होते हैं वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके जस्ट नीचे हम लोग देखेंगे, इसके जस्ट नीचे हमारा क्या दिया है, इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। आपको दिख रहा होगा इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, SSC JEE में क्वेश्चन पूछ चुका है कि इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम कहाँ यूज़ किया जाता है। तो इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम हम लोग में इसमें क्या होता है कि 90% प्रकाश जो होता है उसका, लाइट का जो प्रकाश होता है ऊपर जाता है। तो इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, सिनेमा हॉल में। ठीक है, और डांसिंग हॉल में हम लोग इसका यूज़ करते हैं बेसिकली। ठीक है, सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम क्या में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि 60 से 90% जो हमारी लाइट होती है ऊपर छत की तरफ रिफ्लेक्टेड होती है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, रेस्तरां जगहों पे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा, इसको देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो इसमें अगला दिया टॉपिक, इल्यूमिनेशन लेवल एज़ पर रिक्वायरमेंट, यानी कि इल्यूमिनेशन लेवल हमारा कहाँ पे कितना होना चाहिए। ठीक है, तो SSC JEE में प्रीवियस अगर सेट आप लगा रहे होंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि
घर में जो हमारी है नॉर्मल कितनी रहती है, ठीक है। रेलवे सबसे कम लोवेस्ट इल्यूमिनेशन लेवल हमारी कहाँ होती है, तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे, हॉस्पिटल वार्ड में, वहाँ पे हमारी सबसे कम इल्यूमिनेशन लेवल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो पहला में आपको दिख रहा होगा शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों में, ठीक है। इसमें क्या हो गया आपका ड्राइंग हॉल हो गया। ड्राइंग हॉल में कितना हमारी लक्ष्य ज़रूरत पड़ेगी, तो 500 से 1000। कार्यशाला में कितना, 200 से 500। कक्षा और कक्ष में 250 से 300, ठीक है। अस्पताल में देखिए हमारी कम है, देख रहे हैं ना। शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों से अगर अस्पताल में अगर आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे तो देखेंगे कार्यस्थान पे हमारी 500, ऑपरेशन कक्ष में 500। देखिए ऑपरेशन जो हाँ ऑपरेशन होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और ऑपरेशन टेबल पे हमारी और ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे चीड़ फाड़ होता है तो वहाँ पे और ज़्यादा हमारी इल्यूमिनेशन की ज़रूरत होती है। हाई लेवल की प्रदीपन अस्तर वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अगला हमारा हो गया ये हाउस में। देख रहे हैं कितना हाउस वाला क्वेश्चन पूछ चुका है कि हाउस में कितना, 100 से 150, रसोई घर में 200 से 300 के आसपास, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे हमारा कितना हो गया। यहाँ पे रेलवे प्लेटफॉर्म दिया है 200 से 250। तो दोस्तों इसको ये पूरा टेबल आपके एकदम जबान पे याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली पूछता है कि सबसे हाईएस्ट कहाँ पे रहता है, सबसे लो। तो सबसे हाईएस्ट इल्यूमिनेशन लेवल आपका यूज़ करता है, आप देख ही रहे होंगे, हॉस्पिटल ऑपरेशन टेबल पे, ऑपरेशन कक्ष में, ठीक है। और उसके बाद प्रूफ रीडिंग में भी हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे भी बहुत हाई इल्यूमिनेशन लेवल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला इसमें क्या है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। हमने टोटली इसमें 50-60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रखे हैं दोस्तों, जो कि मैं जल्दी बताने वाला हूँ। और आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको खुद लगेगा देख के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर पहला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, द ल्यूमिनियस इफिशियंसी ऑफ ए फ्लोरेसेंट लैम्प, माने फ्लोरेसेंट लैम्प की इफिशियंसी कितनी होती है। तो फ्लोरेसेंट लैम्प की ल्यूमिनियस इफिशियंसी हमारी होती है 60 ल्यूमन पर वाट, ठीक है। और इसमें 60 ल्यूमन पर वाट में जो हमारा ल्यूमन पर वाट है ये हमारा क्या दिखाता है, ल्यूमिनियस इफिशियंसी को दिखाता है, ठीक है। चलिए आगे आपको ये सब क्वेश्चन मिल जाएगा। निकिल क्रोमियम आयरन जो हमारे एलॉय होती है उसको हम लोग 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है हमारा कि निकिल क्रोमियम और आयरन एलॉय वायर कैन बी सेफली यूज्ड फॉर टेम्परेचर अप टू इन रेजिस्टेंस हीटिंग। तो हमारा कितना हो जाएगा, 850 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगला, द मोल्डिवेंडम इज एम्प्लॉयड फॉर हीटिंग अराउंड अप टू। तो कितना अराउंड किया जाता है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए, लगभग 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। से गुलाम मत समझिएगा, मैंने डिग्री सेंटीग्रेड नहीं टाइप कर पाया हूँ, इसमें 1600 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पे यूनिट क्या है, द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन। तो जो यूनिट होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके जाना है। तो यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन, हमारी इल्यूमिनेशन की यूनिट क्या होती है, लक्स। कैंडेला की यूनिट क्या होती है, तो कैंडेला की यूनिट हमारी होती है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, कैंडेला। ल्यूमिनियस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, ल्यूमेन होती है, ठीक है। यानी एक ल्यूमन बराबर हमारा होता है 0.0016 वाट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो एक ल्यूमेन बराबर हमारा होता है 0.0016 वाट, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए मिल गया आपको। यहाँ पे मैंने बोला था जैसा कि ल्यूमेन पर वाट इज़ द यूनिट ऑफ। तो ल्यूमेन पर वाट इज़ द यूनिट ऑफ हमारा ल्यूमिनियस इफिशियंसी। तो ल्यूमिनियस इफिशियंसी की यूनिट क्या होती है, ल्यूमेन पर वाट। द पावर फैक्टर ऑफ जीएलएस लैम्प इज। तो जीएलएस लैम्प की जो पावर फैक्टर होती है नॉर्मली यूनिटी होती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि नियरली यूनिटी, यानी एक से कुछ कम ही रहती है, ठीक है। द पावर फैक्टर ऑफ सोडियम वापर लैम्प इज़ नियरली, ठीक है। तो सोडियम वापर लैम्प की जो पावर फैक्टर होती है वो नियरली हमारी होती है 0.3, ठीक है। इन ए जीएलएस लैम्प बटन इनकॉर्पोरेटेड वायर, ठीक है। तो इन ए जीएलएस लैम्प बटन इनकॉर्पोरेटेड, तो इनकॉर्पोरेटेड वायर सपोर्टेड होता है, ठीक है, सपोर्टेड हमारा होता है। CFL इज स्टैंड फॉर। तो CFL आप जो घर में लाते हैं वो किसके क्या स्टैंड करता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, CFL इज स्टैंड फॉर, ठीक है। और कैप्स ऑफ जीएलएस लैम्प इज़ मेड ऑफ। तो देखिए जीएलएस लैम्प का जो हमारा कैप होता है ना, तो ये हमारा कैप एल्युमिनियम का तो बनता ही है, साथ साथ ये ब्रास का भी बनता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, ये साथ साथ हमारा ब्रास का भी बनता है, ठीक है। तो जीएलएस लैम्प का जो कैप्स होता है हमारा ब्रास का भी बनता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है हमारा, टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर टू बी मेंटेन्ड बिटवीन।
तो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करते हैं हम लोग कितना लगभग रखते हैं, तो 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग रखते हैं, ठीक है। द रेटिंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की जो रेटिंग होती है वो हमारी नॉर्मली कितनी होती है, 0.1 से 0.3 होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, यहाँ पे खुद देख के लग रहा होगा, ठीक है, कि जो हमारी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होती है उसकी रेटिंग क्या होती है, तो 0.1 से 0.3। रेडिएंट हीटिंग इज़ यूज फॉर, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेडिएंट हीटिंग हमारा कहाँ यूज़ किया जाता है, तो पेंट को सुखाने के लिए, ठीक है ना। आंसर हम लिखें यहाँ पे ड्राइंग ऑफ पेंट्स एंड वर्निसेस, तो पेंट और वर्निसेस को सुखाने के लिए हम लोग रेडिएंट हीटिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं क्या दिया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा इसमें क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 से क्या दिया है हमारा, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग इज़ यूज फॉर, तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रिक बॉयलर, सॉल्ट बाथ फर्नेस एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग, तीनों में यूज़ किया जाता है। इन ए रेजिस्टेंस फर्नेस द एटमॉस्फेयर इज ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। तो रेजिस्टेंस फर्नेस में हमारा एटमॉस्फेयर से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर टेम्परेचर कंट्रोल, तो हमारी सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली टेम्परेचर कंट्रोल मेथड कौन होती है फर्नेस में, तो चेंज द कनेक्शन ऑफ हीटिंग सर्किट, यानी हीटिंग सर्किट के कनेक्शन को चेंज करके। 19 नंबर क्वेश्चन SSCJ में पूछ चुका है, द स्पेस टू हाइट रेशियो इन द इल्यूमिनेशन लेवल, इल्यूमिनेशन लेवल में जो स्पेस हाइट रेशियो होती है कितनी रखी जाती है, 1 से 2 रखी जाती है, ठीक है। द डायरेक्ट आर्क फर्नेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हाई वैल्यू एंड करेंट, ठीक है। तो इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हाई वैल्यू, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हम क्या रखेंगे, हाई वैल्यू करंट को रखेंगे, ठीक है। द पावर फैक्टर एट विच द डायरेक्ट आर्क फर्नेस ऑपरेट, तो हमारा आर्क फर्नेस ऑपरेट होता है लो लैगिंग पावर फैक्टर पे। क्वेश्चन नंबर 22 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फॉर आर्क हीटिंग द इलेक्ट्रोड यूज आर मेड बाई, यानी आर्क हीटिंग में जो हमारा इलेक्ट्रोड बना होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इन एन आर्क फर्नेस द चोक इज़ प्रोवाइडेड टू, चोक हमारा क्या करता है, स्टेबलाइज द आर्क, आर्क को स्टेबलाइज करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 24, आर्क ड्रॉन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस हीट एंड हैज़ अ टेम्परेचर, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1000 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। क्वेश्चन नंबर 25, द मेन एप्लीकेशन ऑफ इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस इज़ टू मेल्ट नॉन फेरस मटेरियल, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस का यूज़ हम लोग करते हैं नॉन फेरस मटेरियल में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो हम लोग करते हैं नॉन फेरस मटेरियल में, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में इनडायरेक्ट हीटिंग करके इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस में बस हाई फ्रीक्वेंसी लगा दे अगर इसी क्वेश्चन में, तो ये फेरस और नॉन फेरस दोनों के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन हीटिंग इज़ यूज फॉर बोथ नॉन फेरस एंड फेरस मटेरियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है, द मेथड सुटेबल फॉर हीटिंग ऑफ कंडक्टिंग मीडियम, कंडक्टिंग मीडियम के लिए हम लोग कौन यूज़ करते हैं, इंडक्शन हीटिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो कंडक्टिंग मीडियम के लिए दोस्तों हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, इंडक्शन हीटिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, हिस्टेरेसिस एंड ईडी करंट लॉस ऑकर्ड इन, तो हिस्टेरेसिस एंड ईडी करंट लॉस ऑकर्ड इन इंडक्शन हीटिंग ऑफ स्टील। क्वेश्चन नंबर 29, इंडक्शन हीटिंग टेक्स प्लेस, तो इंडक्शन हीटिंग हमारा कब होता है, तो होता है हमारा कंडक्टिंग मटेरियल में भी मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक, जो हमारी कंडक्टिंग मटेरियल है मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक हो तब भी हमारा इंडक्शन हीटिंग हो सकता है, ठीक है। इंडक्शन हार्डनिंग पॉसिबल इन केस ऑफ AC सप्लाई सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 31, इन एन इलेक्ट्रिक हीटिंग करंट फ्लो थ्रू द डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में जो करंट फ्लो होती है वो क्या करती है, वो खुद ही मतलब अपने आप में ही फ्लो होती है और डाइलेक्ट्रिक से फ्लो होती है, यही इसका बेनिफिट है, ठीक है। तो हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके केस में हमारा पावर फैक्टर लीडिंग होता है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में, ठीक है। तो नॉर्मल वोल्टेज यूज्ड इन डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के मैंने सारे क्वेश्चन एक पास कर रखे हैं, देखिए बहुत आपको ईजी हो जाएगा यहाँ से। तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग केस में पावर फैक्टर हमारा लीडिंग होता है और करंट हमारी क्या होती है, लीडिंग रहती है, इसमें पावर फैक्टर लीडिंग रहता है और करंट का फ्लो डाइलेक्ट्रिक से ही होता है। और नॉर्मल वोल्टेज हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 32, नॉर्मल वोल्टेज यूज्ड इन डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में नॉर्मल वोल्टेज हमारा कितना होता है, 1.5 kV है, बी नहीं है वहाँ पे, ठीक है, kV है। फॉर डाइलेक्ट्रिक हीटिंग द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी नॉर्मली एम्प्लॉयड इन, तो
क्या होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है नॉर्मली 10 से 40 मेगाहर्ट्ज होती है। फॉर हीटिंग ऑफ प्लाईवुड द फ्रीक्वेंसी शुड बी, यानी प्लाईवुड हीटिंग के लिए फ्रीक्वेंसी हमारी 1 से 2 मेगाहर्ट्ज होती है। इन एन डाइलेक्ट्रिक हीटिंग द फ्रीक्वेंसी एम्प्लॉयड इन द रेंज ऑफ, तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में फ्रीक्वेंसी कितना हम लोग यूज़ करते हैं 10 से 400 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, द पावर फैक्टर विल बी मैक्सिमम, तो पावर फैक्टर सबसे ज़्यादा हमारा किस में होगा, तो रेजिस्टेंस हीटिंग में, और जो रेजिस्टेंस हीटिंग में हम वहाँ भी यूज़ करते हैं जहाँ मुर्दा दाह होता है, यानी क्रिमिनेशन में हम लोग रेजिस्टेंस हीटिंग का यूज़ करते हैं। और रेजिस्टेंस का मतलब समझ ही रहे हैं, रेजिस्टेंस में पावर फैक्टर यूनिटी होगा, तो इस वजह से पावर फैक्टर हमारा मैक्सिमम किस में होगा, रेजिस्टेंस हीटिंग में ही होगा। ठीक है, इससे भी आप वहाँ एग्जाम में आंसर टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया है, द पावर फैक्टर विल बी लीडिंग इन केस ऑफ, तो पावर फैक्टर लीडिंग हमारा कब होगा, अभी बताया दोस्तों हम लोग डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में। क्वेश्चन नंबर 38, द टिप्स ऑफ इलेक्ट्रोड फॉर स्पॉट वेल्डिंग और मेड ऑफ, तो स्पॉट वेल्डिंग के केस में हमारा जो टिप्स होता है वो प्योर कॉपर टंगस्टन एलॉय का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 39, द पावर फैक्टर इन केस ऑफ स्पॉट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग के केस में पावर फैक्टर क्या होता है 0.3 से 0.5 होता है। क्वेश्चन नंबर 40, ड्यूरिंग स्पॉट वेल्डिंग द करंट फ्लो फॉर, तो स्पॉट वेल्डिंग में करंट हमारी कैसे फ्लो होती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड टू सेवरल सेकेंड। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड टू सेवरल सेकेंड। स्पॉट वेल्डिंग प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, स्पॉट वेल्डिंग प्रोवाइड थिन मेटल शीट के लिए हम लोग बेसिकली उसको यूज़ करते हैं। इन सीम वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए, द वर्क पीस इज फिक्स्ड, माना वर्क पीस हमारा फिक्स हो, डिस्क रिमूविंग या डिस्क रिमूविंग हो, ये भी सही है। दूसरा हमारा दिया है इसमें कि द वर्क पीस मूव्स बट रोटेटिंग इलेक्ट्रोड इज फिक्स, ये भी सही है। तीसरा, द इलेक्ट्रोड यूज आर्क ऑफ डिस्क और डिस्क और रोलर शेप, ठीक है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 44, इन केस ऑफ सीम वेल्डिंग द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इलेक्ट्रोड इंटरमिटेंट एंड कॉन्टिन्यूस, दोनों तरीके से फ्लो हो सकता है। इन आर्क वेल्डिंग द टेम्परेचर ऑफ आर्क प्रोड्यूस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो आर्क वेल्डिंग में हमारी जो आर्क उत्पन्न होती है किसका कितना टेम्परेचर होता है उसका 3500 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, द इलेक्ट्रिक आर्क है, तो इलेक्ट्रिक हमारा आर्क जो होता है वो रेजिस्टिव नेचर का होता है, तो इसलिए इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है हमारा पॉजिटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इन एन आर्क वेल्डिंग द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू स्ट्राइक डीसी आर्क, यानी कि आर्क वेल्डिंग जो हमारी होती है बेसिकली एसी और डीसी दोनों पे यूज़ की जाती है। तो डीसी के केस में हमारी जो वोल्टेज ज़रूरत पड़ेगी वो 50 से 60 वोल्ट। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया है, इन आर्क वेल्डिंग इन एन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू स्ट्राइक एसी आर्क, यानी एसी के केस में हम कितना वोल्टेज पे आर्क को डेवलप कर सकते हैं, तो हमारा 80 से 90 वोल्ट। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द आर्क, यानी कि भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि देखिए डीसी के केस में हमारी जो वोल्टेज रहेगी वो 50 से 60 चाहिए आर्क उत्पन्न करने के लिए, और एसी के केस में क्या चाहिए 80 से 90 चाहिए। ठीक है, क्योंकि डीसी के केस में हमारे जो करंट का जो मैग्नेटिक डायरेक्शन होता है यूनिफॉर्मली होता है, ठीक है, अनचेंजेबल होता है, उसमें हीट उत्पन्न करना उसमें ईजिली होता है। इसमें करंट क्या होता है एसी में कि हमारा करंट जो होता है बदलता रहता है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो थोड़ा सा हीट उत्पन्न करने के लिए हमें ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। अब आर्क को मेंटेन रखने के लिए जैसा 49 में दे रखा है कि इन एन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द आर्क, यानी आर्क को मेंटेन करने के लिए कितनी वोल्टेज चाहिए, तो हमें 20 से 30 वोल्ट। फॉर एन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग द करेंट रेंज, तो करेंट रेंज हमारी कितनी होती है 50 से 1000 एम्पियर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा करंट रखी जाती है आर्क वेल्डिंग में। ठीक है, और इसमें कोई भी मैकेनिकल फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है बाहर से। तो ठीक है दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन के साथ। ये हमारा पार्ट 2 था, पार्ट 3 में मिलेंगे। थैंक यू।